जब भी कोई अपने खेतों में फसल लगाता है तो उसके माइंड में एक बात होती है कि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हो। तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहले तो उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, टाइम टू टाइम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, और इरिगेशन भी प्रॉपरली होनी चाहिए। जब प्लांट्स को रिक्वायरमेंट हो तो उसकी इरिगेशन हो एंड क्रॉपिंग पैटर्न सही होना चाहिए। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। Hello everyone, welcome to MH Teaching. As you know that we are doing the third chapter of biology of 9th class, that is improvement in food resources. और आज के इस वीडियो में हम करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का ऑर्गेनिक फार्मिंग और इरिगेशन। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप MH टीचिंग चैनल पे जाके देख सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स कि अपनी क्रॉप्स को इस तरीके से ग्रो करना कि उसमें केमिकल्स का यूज़ ना के बराबर हो, या बहुत कम हो, या फिर ना के बराबर हो। तो बायो फर्टिलाइज़र्स और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। It is mode of farming based on use of natural processes and resources, and it relies on crop rotation, mixed cropping and intercropping. Okay, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जगह जो एनिमल वेस्ट और प्लांट रेजिड्यू से जो नेचुरली जो मैन्योर तैयार होती है उसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैन्योर यूज़ करेंगे, बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे। बायो फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल आ गए आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिन प्लांट्स की रूट्स में होते हैं उन प्लांट्स को लगाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ गए, और ब्लू ग्रीन एल्गा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, इनका यूज़ करेंगे। एंड बायो पेस्टिसाइड्स, व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू किल द पेस्ट्स, जो हमारी क्रॉप्स को हम पहुंचाते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, मॉथ्स वगैरह आ गया इसमें। तो बायो, अच्छा मैन्योर पता लग गया, बायो फर्टिलाइज़र के एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब बायो पेस्टिसाइड, इंसेक्ट्स को कैसे हम किल कर सकते हैं? जैसे नीम की पत्तियाँ, leaves of neem, these are example of biopesticide which are used to repel the pest. Pyrethrum एक plant होता है which is also used as biopesticides. And thuricide, thuricide is a protein containing toxin which is produced from bacterium, और उन बैक्टीरियम से इसको एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट को रिपेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बायोपेस्टिसाइड्स में आ गया नीम, पायरिथ्रम एंड थ्यूरिसाइड्स। तो इन सारे मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र एंड बायोपेस्टिसाइड का यूज़ करके जब हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो दैट इज़ नोन इन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब कई बार क्या होता है, जब हम स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज के टाइम पे भी उनमें मॉथ्स वगैरह, ड्रम्स में मॉथ्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनको किल करने के लिए भी नीम एंड टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं एज बायोपेस्टिसाइड फॉर ग्रीन स्टोरेज। क्लियर? नेक्स्ट अब हम करेंगे, अच्छा इसका फ़ायदा क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक फार्मिंग की? एक तो इससे जो हमें क्रॉप मिलेगी वो क्या होगी, वो फ्री फ्रॉम केमिकल्स होगी, उसकी अच्छी क्वालिटी होगी, टेस्ट अच्छा होगा। केमिकल फर्टिलाइज़र हम कम खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं तो इनपुट कॉस्ट इज़ वेरी लो, पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, और फार्म का जो वेस्ट है वो भी यूटिलाइज हो रहा है मैन्योर बनाने में, एंड सॉइल विल रिमेन फर्टाइल एंड हेल्दी, एंड वीड्स और पेस्ट आर केप्ट अंडर कंट्रोल बाय अडॉप्टिंग प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। द नेक्स्ट हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, जो आपने क्रॉप्स लगाई हैं उनको टाइम टू टाइम पानी देना कंट्रोल्ड वे में, दैट इज़ इरिगेशन। तो इरिगेशन इज़ द सप्लाई ऑफ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू क्रॉप प्लांट्स बाय ह्यूमन एफर्ट्स। अब इंडिया की जो टोपोग्राफी है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं हिली एरिया है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं नहीं होती है, तो इंडिया की जो लैंड है उसमें 55% लैंड जो होती है वो इरिगेशन पे डिपेंड करती है,
क्रॉप्स ग्रोथ करने के लिए, और 45% जो है एरिया इंडिया का दैट इज़ रेन फेड। अब इरिगेशन जो होती है वो डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है। ओके, देयर आर डिफरेंट वेज फॉर इरिगेशन, और इन्हीं डिफरेंट मोड्स को जब हम अडॉप्ट करते हैं दैट फॉर्म्स द इरिगेशन सिस्टम। द मोड ऑफ इरिगेशन और सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन सिस्टम, और ये डिपेंड करता है वाटर रिसोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स पे। अब डिफरेंट क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। जैसे कि पैडी के प्लांट्स हैं, पैडी की क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, काफ़ी मंथ्स तक पैडी की फील्ड्स जो होती हैं वो पानी से बिल्कुल भरी रहती हैं, तभी वो अच्छे से ग्रो करता है, जिससे हमें फिर राइस मिलता है। वैसे कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट्स को बहुत कम पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट्स की वाटर रिक्वायरमेंट भी सेम नहीं है, दे आर ऑल्सो डिफरेंट। वैसे ही और इंडिया में जो है वो इरिगेशन सिस्टम भी अलग अलग तरीक़ों से हम इरिगेशन कर सकते हैं। कहीं जगह पे वेल इरिगेशन होती है। वेल इरिगेशन जो होती है, अब वेल भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डग वेल, जो नॉर्मली आपने देखे होंगे, किसी के घर के पास होंगे या पिक्चर्स में देखे होंगे, कुआं जिसको बोलते हैं। वेल्स जो क्या होते हैं, एक ब्रॉड सा पिट होता है और उसमें बहुत गहरा होता है, और ग्राउंड वाटर उसमें फिर ग्राउंड वाटर से के लेवल्स में से वो भरा रहता है जब तक नीचे तक डग होता है, और उसमें बकेट से या और बकेट और रोप से हम उसमें पानी उससे निकाल लेते हैं। दूसरे आते हैं ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स में क्या होता है, उसमें भी पानी के वाटर टेबल तक ड्रिल किया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। उसमें पाइप लगाई जाती है और मोटर की हेल्प से फिर वाटर लिफ्ट किया जाता है, जैसे कि हैंड पंप इस ट्यूबवेल का एग्जांपल हो गया। कहीं पे हैंड पंप लगा दिए होते हैं और खेतों में इरिगेशन के लिए तो वो ऐसे ही फ्लो करता रहता है। ओके, दूसरा इरिगेशन सिस्टम आ गया कैनल्स। तो कैनल्स जो होती हैं, जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स हैं या बहुत बड़ी रिवर्स होती हैं, उनमें से एक छोटा सा चैनल साइड से तैयार किया जाता है और उस चैनल्स के थ्रू पानी को डाइवर्ट किया जाता है, और आगे फर्दर उसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि फिर हमारी क्रॉप फील्ड तक जाती हैं। तो कैनल्स क्या हैं? कैनल्स आर ह्यूमन मेड वाटर चैनल्स विच टेक वाटर फ्रॉम सोर्स टू crop field, and water is diverted from rivers, dams, lakes, etc., and canals are subdivided into irrigation channels reaching up to the crop fields. टैंक तो पता ही है, दीज आर रूम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो टॉप से ओपन होते हैं, कहीं कवर्ड होते हैं, एंड रेन वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स और स्मॉल रिजर्वायर्स एंड यूज्ड फॉर इरिगेशन. नेक्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इज रिवर लिफ्ट सिस्टम. Water is directly lifted from river using pumps, and that water is used for irrigating the fields. These are, ये हमने 4 मेथड पढ़ लिए टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम. वेल से, डग वेल भी होते हैं, ट्यूब वेल भी होते हैं. कैनल से इरिगेशन कर सकते हैं, टैंक से या रिवर लिफ्ट सिस्टम से. अच्छा, एक और तरीका है वाटर शेड मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है, जहाँ पे भी जो वाटर सोर्सेज, अगर छोटी छोटी नदियाँ, छोटी स्ट्रीम्स जो होती हैं, उनमें चेक डैम्स बनाए जाते हैं, और वो चेक डैम्स का काम क्या होता है, पानी के फ्लो को स्लो डाउन करते हैं और उसकी ग्राउंड में उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, ताकि ग्राउंड का जो वाटर लेवल है, जो ज़मीन के अंदर का जो वाटर टेबल है, वो इंक्रीज़ हो सके. अब नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के क्या फ़ायदे हैं भाई? एक तो जब भी हमारी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होगी, जैसे उनकी ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए, तो वो इरिगेशन से मिलती है. अब कैनल से जो पानी आता है, अगर हम अपने खेतों की सिंचाई जो है, इरिगेशन जो होती है कैनल सिस्टम से कर रहे हैं, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट भी आती है, और जो सिल्ट होती है वो हमारी सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाती है. तो एक तो ये फ़ायदा आ गया इरिगेशन का, अगर हम कैनल से कर रहे हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगी. अब इरिगेशन से वाटर इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर फॉर क्रॉप्स, और इरिगेशन डज नॉट अलाउ ड्रॉट. सो इस अब तक हमने कर लिए न्यूट्रिएंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर लिया, दूसरा इरिगेशन कर लिया. अब हमारा थर्ड पॉइंट रहता है इसका, दैट इज़
क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MH टीचिंग। थैंक यू।